कार्यक्रम की शुरुआत करें। हरदा, आपसे ये युवा संवाद है और राज्य के सबसे बुजुर्गवार नेताओं में आप शामिल हैं। ये एक तरीके का विरोधाभास है, लेकिन विचारों में आपकी जो नवीनता है आज भी वो बनी हुई है। इसके पीछे क्या राज है? खास राज नहीं है। मैं आप युवाओं के चेहरे को देख करके आनंदित होते रहे, तो आनंद ही सबसे बड़ी ताकत है। वैसे आपने बुजुर्गवार बताया, उम्र में कमजोर नहीं हूँ। यदि मुझसे अब भी पंजा लड़ाना हो तो मैं तैयार हूँ। बड़ा संदेश आप दे रहे हैं मंच से। हाँ, फिर देना पड़ता है कभी कभी जो है। यदि संदेश न दो तो पराए तो पराए, अपने भी जो है चुटिया खींचने लगते हैं। आपके सामने भी कुछ चेहरे हैं। 27 के लिए आपने संदेश साफ कर दिया है। क्या हमको अपने लिए ही नहीं, कांग्रेस के लिए ही नहीं, बल्कि इस राज्य के लिए भी 2027 को जीतना है। और अब तो 2027 के लिए, जीत के लिए प्राण भी लगाने पड़े तो प्राण लगाने पड़ेंगे, क्योंकि इस राज्य के अंदर जिस प्रकार से इस पंचायती चुनाव में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ी हैं, पंचायती राज की धज्जियां उड़ी हैं, जिन बुनियादी उसूलों पर ये राज्य खड़ा है, जिसके लिए ये राज्य बनाया गया, उन वसूलों पर आज चोट हुई। हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि हमारे राज्य के अंदर पंचायत के चुनाव में, ग्राम प्रधान के चुनाव में, ब्लॉक प्रमुख और जिला प्रमुख के चुनाव में गोलियां चलेंगी, लोग तलवारें लेकर के आएंगे और अपहरण करके लाइन पर वोट डालने की, लोकतंत्र को मजबूत करने की लाइन पर लगे हुए सदस्यों को उठा करके लेकर के जाने का काम करेंगे। राजनीति में इस बदलाव की वजह क्या मानते? तो ये बदलाव नहीं है। ये यदि बदलाव है तो ये बड़ा खतरनाक सैलाब है जो हमारी राज्य की बुनियाद को बहा करके ले जाएगा। इसलिए यदि आपने कहा 80 साल, यदि हरीश रावत 90 साल का भी हो गया होता तो आज फिर लड़ने के लिए लाठी लेकर के निकल पड़ता, और मैं आज लाठी लेकर के लड़ने के लिए निकल पड़ा हूं। मेरे प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो मुझे रिक्रूट करना चाहे न करना चाहे, लेकिन मैं किसी भी जवान के तरीके से जो है आज इस लड़ाई में आगे आगे खड़ा होने के लिए तैयार हूं। लाठी भी खाने को तैयार हूं, गोली भी खाने को तैयार हूं, क्योंकि राज्य की बुनियाद को बचाना है, उत्तराखंड को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। क्योंकि ये युवा संवाद है हरदा, आप खुद मुख्यमंत्री रहे, हालांकि आप बड़े आपातकालीन समय में आप एकदम से लैंड करते हैं, उसके बाद आपका लंबा वक्त, क्योंकि हम आपको लगातार उस वक्त कवर करते रहे। युवाओं को लेकर आपकी सोच अब ज्यादा परिलक्षित होती है, उस वक्त भी थी, लेकिन मुझे लगता है कि उस वक्त आप ज्यादातर आपदा से लड़ते रहे। मौजूदा वक्त में एक युवा मुख्यमंत्री तो है, उस समय भी ये ठीक है कि हम आपदा से लड़ रहे थे, और वो आपदा भी मैं समझता हूं इस राज्य के नहीं, दुनिया के अंदर किसी भी राज्य के इतिहास में इतनी बड़ी आपदा नहीं आई जो आपदा 2013 में उत्तराखंड में आई। और मैं अपने मंत्रिमंडल को, अपने विधायक गणों को, अपने अधिकारियों को और कुल मिलाकर के उत्तराखंड के लोगों को और कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद देता हूं कि लोगों ने हौसला रखा, और जिस काम को लोग समझते थे कि ये कम से कम 10 साल का एजेंडा है, उस काम को हमारी सरकार ने 1.5 साल में पूरा कर दिया। और जिस समय हम इस एजेंडे को आगे बढ़ा रहे थे, हमने युवाओं को भी भूले नहीं हम, क्योंकि जिस दिन जो उत्तराखंड जैसा राज्य यदि युवाओं को भूल जाएगा
तो इसका अर्थ है वो अपने भविष्य को। और मैं आपके मंच से इस बात को बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, लेकिन चुनौतीपूर्ण तरीके से भी कह रहा हूं। राज्य के इन 24 वर्षों और 25वें वर्ष में हैं हम। इस सफर में जितने सरकारी पदों पर नियुक्ति मेरे मुख्यमंत्री रहते हुई, जिस कालखंड में मैं कांग्रेस का मुख्यमंत्री था, उस समय हुई, उतने कुल मिलाकर के नियुक्तियां नहीं। धामी जी तो कहते हैं कि हमने ज्यादा नियुक्तियां दी थी। 32,777 लोगों की नियुक्ति हुई और 18,000 का अधियाचन करके गया। और मैं धामी जी को बड़ी विनम्रता से याद दिलाना चाहूंगा और उनके प्रीडिसेसर्स को भी याद दिलाना चाहूंगा। तीरथ सिंह जी, खैर वो तो बेचारे तीर्थ यात्रा में ही आए थे, और त्रिवेंद्र सिंह जी को भी याद दिलाना चाहूंगा कि जितने हमारे अधियाचित पद थे, ये आज भी उन पदों को नहीं भर पाए। हमारे अधियाचित पदों को नहीं भर पाए। नए अध्याचनों की तो बात ही छोड़ दीजिए, नए अध्याचनों की तो बात ही छोड़। आखिर इसकी वजह क्या मानते होंगे? क्योंकि मैं रोजगार एक बड़ा मसला है, वो माइग्रेशन से भी जुड़ता है। कुछ खाली ऐसे उदाहरण, क्योंकि यहाँ पर बहुत जागृत जनमत है। हमारी सरकार पहली सरकार थी जिसके 3 साल के कार्यकाल में हमने 2 बार पीसीएस की परीक्षा करो। हमने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बनाया, हमने शिक्षा चयन आयोग बनाया, हमने मेडिकल चयन आयोग बनाया, हमने जो प्राविधिक बोर्ड था उसको भी हमने नियुक्तियों के अधिकार दिए, उसके परीक्षा करवाने के अधिकार दिए, और पन्नगर को भी परीक्षा करवाने के अधिकार दिए, ताकि हम नौजवानों के सपनों को पंख लगाने का काम कर सकें, उनको मेन स्ट्रीम में लाने का काम कर सकें। ये हमारी सरकार का अचीवमेंट था। ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं इसका ढोल ठीक से नहीं पीट पाया, मैं इसका विज्ञापन नहीं कर पाया। जो विज्ञापन का पैसा लगाना चाहिए था, जो आपकी सेवा में मुझे अर्ज करना चाहिए था, मैं उस पैसे को गरीबों को पैसा जा कहाँ रहा था? उस पैसे को मैं गरीबों को बांटता रह गया। और मुख्यमंत्री राहत कोष से मैं आज भी कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री राहत कोष से जितनी राशि मेरे कालखंड में, जिसमें मैं मुख्यमंत्री था, बटी, और लाभार्थियों की जितनी संख्या मेरे कालखंड की होगी, उतनी अभी तक जितने मुख्यमंत्री गण हुए हैं, मैं सबके प्रति बड़ा आदर रखते हुए, बड़ा सम्मान रखते हुए कहना चाहता हूं, कुल मिलाकर के ये उतनी उस संख्या को पार नहीं कर पाए। जरूरतमंदों की मदद के लिए हमने उस पैसे को लगाया, हम अपना विज्ञापन नहीं कर पाए, और इसलिए हम विपक्ष में हैं। इसलिए मैं सॉरी कांग्रेस कहना चाहता हूं। यदि विज्ञापन में वो पैसे को लगा देता गरीब के बजाय, तो हो सकता है कांग्रेस सत्ता में होती। आपने सत्ता की बात की, आपने युवा का पूछा, मैंने युवा की बात बताए। हमने खोज खोज करके कोई ऐसा वो मुकीम नहीं छोड़ा जहां हम युवाओं के लिए अवसर न हो। और हमने सर्वाधिक छोटे उद्योग, लघु उद्योग पर्वतीय क्षेत्र में हमारे कालखंड में खुले, और दुर्भाग्य है कि उनमें से अधिकांश जो है, जिस समय कोरोना काल आया उस समय वो सब बंद हो गए, और उससे ये जो पलायन है, ये पलायन की गति तेज हुई। आप जब तक मुख्यमंत्री रहे, पलायन की बात की जाए तो यकीनी तौर पर पलायन, जहां तक मेरी जानकारी है कि पलायन को लेकर काम आपने किए, प्लान्स किए, लेकिन हम रोक नहीं पाए थे उस वक्त। रिवर्स पलायन की बात हम लोग उस वक्त कर रहे थे, लेकिन दिख नहीं रहा था। देखिए, मैं हमेशा चरणबद्ध तरीके से चलने वाला व्यक्ति हूं, एक कदम रखता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने मित्रों की तरीके से छलांग लगा करके नहीं सकता। मैं पहाड़ी आदमी हूं, मेरे माँ बाप ने मुझको सिखाया कि पहाड़ियों में जो है एक एक पांव रख करके चलना पड़ता है। यदि तुम छलांग लगा करके पहुंचोगे, तुम भी गिरोगे और नीचे को औरों को भी गिराते ले आओगे। और इसलिए हमने रिवर्स पलायन नहीं कहा, हमने कहा हम पलायन को नियंत्रित करेंगे।
क्या फर्क है और उसमें? यहाँ पर मैं देख रहा हूँ हमारा आज का वर्तमान भी है। मैं धन सिंह जी को आज का वर्तमान मानता हूँ। यदि वही है ना सामने, दो चमकीले चेहरे हैं। करण मेहरा जी हमारे कल के भविष्य है। यदि ये डिफेंडर हैं तो करण मेहरा चैलेंजर हैं। तो मैं दोनों के सामने एक बात कहना चाहता हूँ कि जिन पहलुओं को हमारी सरकार ने प्रारंभ किया, जो इस धरती से जुड़ी थी, इस मिट्टी से जुड़ी थी, इस परिवेश से जुड़ी थी, इस संस्कृति से जुड़ी हुई थी, इनके खान पान भोजन आदि और इनके रस्म रिवाज संस्कृति दूसरे तीसरे दिन को भी कही गया, जिन पहलुओं को हमने प्रारंभ किया, जब तक ये उन पहलुओं को फिर से रिक्रिएट नहीं करेंगे, उनकी तरफ नहीं चलेंगे, उस एजेंडे पर काम नहीं करेंगे, ये पलायन की गति को रोक नहीं पाएंगे। और पलायन होता रहेगा तो रिवर्स पलायन का क्या अर्थ है? यदि एक दो आ गए और हजारों नीचे को आ गए, एक दो ऊपर चढ़ गए, तो धन सिंह जी भले ही धामी जी ताली पीट दें, लेकिन मैं समझता हूं मेरा छोटा भाई धन सिंह रावत लोग समझदार होते हैं, ये ताली नहीं पीटेंगे। ये है, तो ये आप अंदाज लगा सकते हैं कि जो है, जब तक हमारी पहलुओं को हमारी सरकार, हमारे 3 साल की सरकार थी, लेकिन हमने 3000 से कम पहले प्रारंभ नहीं की। जब तक उन पहलुओं को ये प्रारंभ नहीं करेंगे, उत्तराखंड का पलायन नहीं रुक सकता। पलायन न रुकने का मतलब है ये एक फेल्ड स्टेट होने की तरफ बढ़ रहा है। आप सारा ऊपर के नीचे आ गए, नीचे के भी ऊपर आ गए। आज क्या हालत है? हमारे जो सुंदर शहर थे देहरादून, एक समय जो है त्रिमूर्ति शहरों में था। लोग जो है बसने के लिए बेंगलुरु, चंडीगढ़ और पूना के बाद जो है हमारे देहरादून को देखते थे। आज देहरादून जो है जाम का शहर हो गया। ऋषिकेश आज सपनों में भी डराने वाला शहर हो गया। हल्द्वानी डराने वाला तो विकास तो हो रहा है। तो किस तरफ हम जा रहे हैं? किस तरफ जा रहे हैं? एक असंतुलित विकास। मतलब आप ये कह रहे हैं कि डेवलपमेंट जो हो रहा है वो थोड़ा अनियोजित है, जो विकास हो रहा है वो थोड़ा अनियोजित है, अनियोजित, असंतुलित, अपरिपक्व। और ये किस तरफ राज्य को लेकर के जा रहे हैं, मेरी चिंता इस बात की है। मैं इस समय 78 साल का हूं। आपने 2 साल बढ़ा दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरी टीम की तरफ से माफी मांगूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और वैसे मैं, आप जानते हैं, बूढ़े नेता को हमेशा अपनी उम्र ज्यादा बढ़ानी चाहिए और महिला को हमेशा अपनी उम्र कम बतानी चाहिए। तो मैं अपनी उम्र बढ़ा करके बताता हूँ। 80 साल आपने भी कोई आउट ऑफ मार्क नहीं कहा, लेकिन मैं उस दिन को लेकर के चिंतित हूं। यदि मैं 10 साल बच गया हो तो मैं इसको एक फेल्ड स्टेट के रूप में न देखूं, मेरी चिंता उस बात। मैं चाहता हूं ये सफल राज्य के रूप में हो, चाहे सफल राज्य लाने वाला कमल वाला हो, चाहे हाथ वाला हो। हाँ, मैं हाथ वाला हूं, मैं जरूर हाथ के साथ हाथ बटाना चाहूंगा, लेकिन कमल वाला भी यदि चुनौतियों का सामना करके एक अच्छा राज्य बनाता है तो मैं चुपके ही सही, लेकिन उसके लिए भी मुस्कुरा दूंगा। आप उत्तराखंडियत की बात बार बार करते हैं, लगातार करते हैं, और आप उसकी हर बार चर्चा करते हैं। मौजूदा सरकार उत्तराखंडियत को लेकर किस तरीके से काम कर रही है, आपको क्या लगता है? क्योंकि आपकी और मुख्यमंत्री साहब की ट्यूनिंग बड़ी शानदार दिखती है कभी कभी। सच्ची कह दूं, मेरी ट्यूनिंग तो सबके शानदार है। धन सिंह जी के साथ कम शानदार है। ये जहां मैं जाने वाला होता हूं वहीं ये भी आ जाते हैं। ये हम यू आर म्यूचुअल एडमायरर, जो है हम यू आर म्यूचुअल एडमायरर। और धामी तो इतने मीठे आदमी हैं, इतने मीठे आदमी। एक रहस्य की बात बताऊं आपको? जी बिल्कुल। ब्राह्मण कोई कटु हो तो डर लगता है, और ठाकुर कोई मीठा हो तो उससे सावधान है। तो जो है भाजपा में ये इन्होंने जो है हमारे ठाकुरों को इतना मीठा, इतना भाजपा वालों ने इतनी मिठाई खिला रखी है। ये जरा मीठे ठाकुर लोग हैं, इसलिए धामी हो या धन सिंह हो, इनसे डरना पड़ता है। तो लेकिन अब
रहा सवाल आपने मुझसे उत्तराखंडियत की कहा बात। उत्तराखंडियत की बात, ये सरकार ये कैसा काम कर रही है? उत्तराखंडियत को तो ये क्या छुएंगे, हम्म। ये तो राज्य को खंड खंड करने में तुले हुए हैं। इनका जितना एजेंडा है आप देखिए, यूसीसी से लेकर के हम सनातनी राज्य, सनातन धर्म, आदि गुरु शंकराचार्य केदारनाथ में आए, वहां उनकी समाधि आज भी है। सनातन यहां भी विराजमान है केदारनाथ के अंदर, और सनातन के अंदर संस्कार सबसे महत्वपूर्ण है, और संस्कारों में विवाह सबसे बड़ा संस्कार। लिव इन रिलेशनशिप, ये तो विवाह रूपी संस्कार को खत्म कर रही है। हमारे युवा समझेंगे कहाँ साले पंडित जी के फेरे में पढ़ो, तो वो क्या कहते हैं उसको, धूली अर्घ करवाओ, गोट की शादी करवाओ, 7 फेरे लगाओ, उसके बजाय जो है धामी जी का रजिस्ट्रेशन करवा लो। बल्ले बल्ले, तो ये सनातन कहाँ जा रहा है? जिस दिन विवाह रूपी संस्कार समाप्त हो जाएगा उस दिन सनातन का मर्म स्थल है विवाह रूपी संस्कार, और यूसीसी ने उस पर हमला करने का काम किया। आप इनका हर एजेंडा देख लीजिए, एक लेटेस्ट एजेंडा लेकर के आए हैं मदरसा। अब मदरसा कोई मुसलमान है? मदरसा तो उर्दू का शब्द है। लेकिन मदरसों को आधुनिक बनाने की बात तो आप भी करते थे। उर्दू हमारी गंगा जमुनी संस्कृति की प्रतीक। उर्दू का जन्म हमारी इस गंगा जमुनी धरती से हुआ, यहाँ उसका जन्म हुआ है। तो आप अंदाज लगाइए, जो लोग जो है उर्दू से परहेज करते हैं वो अपने से कहाँ प्यार करेंगे? वो गंगा से कहाँ प्यार करेंगे? यमुना से कहाँ प्यार करेंगे? गंगा जमुनी संस्कृति से कहाँ प्यार करने का काम करेंगे? ये तो रोज लब जिहाद, थूक जिहाद, जमी जिहाद, रोटी जिहाद, क्या कहते हैं उसको, डेमोग्राफिक जिहाद, पता नहीं कितने जिहाद हो गए। मैं तो कभी कभी इनसे पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे मंत्रिमंडल में और कितने जिहाद हैं? एक साथ ले आओ यार, सारे जिहादों का एक साथ मुकाबला कर लेते हैं, देखेंगे एक दिन जो है, देख लेते हैं कितने जिहाद हैं, लेकर के आओ ना। ये क्या है? किस तरफ ले जा रहे हो उत्तराखंड को? जिस राज्य के अंदर माइनॉरिटी केवल 8% हो, जो राज्य, लेकिन डेमोग्राफिक चेंज की बात करना तो जरूरी है ना सर। यहाँ मुस्लिम, सिख, जैनी, ये 3 माइनॉरिटी, और ये 9-9.5% के लगभग 90-91% लोगों को इन्होंने जो है 9-9.5% के खिलाफ डरा रखा, भयभीत करा। किस तरफ लेकर के जा, और ये किससे डरे हुए है? ये तो जो हमारा जितना ये क्षेत्र है, ये हिंदू धर्म का, सनातन का इपिक सेंटर, धर्मस्थल, और यदि हम इनका आदर करेंगे, अपनी माइनॉरिटीज का आदर करेंगे, तो हमारे सनातन का सूर्य और चमकेगा, और ऊंचा उठेगा, और लोग उसको, दुनिया उसको आदर की निगाह से देखने का काम करेगी। तो ये तो उनके प्रति जो है घृणा, नफरत, डर पैदा करके अपने वोट हासिल करना चाह रहे हैं, मगर उत्तराखंड को बनाने का काम नहीं कर रहे। ये उत्तराखंड को बनाने का काम नहीं कर रहे, और उत्तराखंड तभी बनेगा जब हम सबको समेटेंगे, जो माइनॉरिटीज हैं उनको अपने साथ जोड़ेंगे, जो भाषाई अल्पसंख्यक है। आज आप धार्मिक अल्पसंख्यकों को दूर करेंगे, कल आप भाषाई अल्पसंख्यकों को दूर करने का काम करेंगे, परसों आप जो है सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को दूर करने का काम करेंगे। फिर एक बार जब आप संकीर्ण होते जाते हैं, संकीर्णता की कोई सीमा नहीं, और उदारता के लिए पूरा जहान होता है। तो हरीश रावत उदारता की बात करता है, चाहे उसके लिए मुझे एक नहीं कई चुनाव हारने पड़ जाए, क्योंकि उदार नाम चीज था। हमारे सनातन में कहा गया है कि जो हमारी चेतना है वो उदार है। इसीलिए विवेकानंद ने शिकागो में कहा कि मेरा सनातन महान है, मेरा हिंदू धर्म महान है, क्योंकि उदार है, इसमें सब धर्मों को साथ लेकर के चलने की ताकत है। ये अविरल है, अविचल है, और ये हमेशा गतिमान रहेगा। तो मैं उसी का मानने वाला हूं। इसीलिए हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं,
सर्वधर्म समभाव कहते हैं, और ये जो है यूसीसी कहते हैं। ये है इनका जो है, इनकी यूसीसी डराती है और हमारी वसुधैव कुटुंबकम की भावना लोगों को जोड़ती है, लोगों में विश्वास पैदा करती है। जब सबको विश्वास में रखेंगे तभी तो उत्तराखंड आगे बढ़ेगा, बिल्कुल, तभी तो ये तरक्की करेगा। तो हर हाथ को जोड़ना ये लक्ष्य होना चाहिए। चलिए, हर बहुत दिमाग बहुत को शुक्रिया जोड़ना, आपका। आप हर हमारे भावना साथ को जोड़ना। आप हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ बैठे, इस संवाद में आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत। और चढ़दी कलां दी 18 साल ਤੁਹਾਡੀ गल सुनते सुनते हो गए, तो हम चाहते हैं और आपकी गल सुनने का मौका मिले और तरक्की करें और उन्नति करें। और मैं आपको, आपके लोगों को जो इससे जुड़े हुए हैं सबको, और एमडी साहब को, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बैठने के लिए और हमारे साथ समय बिताने के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए। अपने विचार साझा करने के लिए सर बहुत बहुत आपका शुक्रिया।